हमारे भारत देश में पुराने समय से ही अपने कर्तव्य निभाने की बातें चली आ रही है। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सिखाया है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं, वो निभाने जरूरी होते हैं। वैसे ही हमारे कुछ कर्तव्य हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखे हुए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज हम पर लागू नहीं होती है। हम अगर कुछ ड्यूटीज नहीं भी निभाते हैं तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, मगर फिर भी हमारे कर्तव्य हैं, हमें उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज हम उन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड किए गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुसियास्ट, टेक्नोलीगल एडवाइजर। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की हमें क्यों जरूरत है? राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड। राइट्स और ड्यूटीज इंटर रिलेटेड हैं। ड्यूटीज रिमाइंड अस ऑफ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलोंग साइड्स अवर राइट। ड्यूटी हमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताती है राइट्स के साथ साथ। जस्ट एज वी हैव ड्यूटीज टू अवर फैमिली, अवर पेरेंट्स, ऑल्सो वी हैव ड्यूटीज टूवर्ड्स अवर कंट्री। जैसे हमारी फैमिली के प्रति कुछ ड्यूटी होती है, पेरेंट्स के प्रति कुछ ड्यूटी होती है, वैसे ही कंट्री के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटी होती है, उन्हें हमें निभाना चाहिए। द श्रीमद् भगवद गीता एंड रामायणा एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फुलफिल वंस ड्यूटी। हमारे पुराणों में भी, जैसे श्रीमद् भगवद गीता और रामायणा में भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में तो श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, फल की चिंता किए बिना। दिस इज नॉट ओनली इंस्टिल डिसिप्लिन बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री। ड्यूटी निभाने से ना तो सिर्फ अपने अंदर डिसिप्लिन आता है, बल्कि कंट्री की प्रोग्रेस में भी ग्रोथ होती है। अब हम फंडामेंटल ड्यूटी के इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जस्ट एज वी हैव ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल्सो हैव फंडामेंटल ड्यूटीज असाइन्ड टू अस। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, वैसे ही ड्यूटीज भी असाइन की गई है हमें। While we can enforce our fundamental rights through legal means and the courts, fundamental duties are not currently enforceable in a court of law. हम फंडामेंटल राइट्स तो लड़ झगड़ कर भी ले सकते हैं, कोर्ट में जाकर भी ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। There are no penalties for individual who do not adhere to these duty. कोई पेनल्टी नहीं है अगर कोई इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो। These duty were not initially part of the constitution when it is was adopted. जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें ऐड नहीं की गई थी। They were added to the constitution through the 42nd Amendment Act of 1976 based on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटी को कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। किसकी रिकमेंडेशन से? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। अब हम ओरिजिन की बात कर लेते हैं। द एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 51A टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was result of recommendation made by the Swan Singh Committee, which led to the incorporation of these duty through the 42nd Amendment Act 1976. स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया। अब कहां उन्हें ऐड किया? आर्टिकल 51A। कौन से पार्ट में? पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में। ठीक है। Initially, when these duties were added in 1976, there were 10 fundamental duties. जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया तब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। Later, with the 86th Amendment Act of 2002, one more fundamental duty was added. बाद में 86th Amendment Act 2002 जब आया तब
एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर लिया। अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। द आइडिया टू इंक्लूड दीज ड्यूटी वर इंस्पायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन बोरोइंग फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें आइडिया कहां से मिला फंडामेंटल ड्यूटीज डालने का? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें आइडिया मिला कि हमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज डालनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की कमिटीज के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। द स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज चेयर्ड बाय सरदार स्वर्ण सिंह एंड इट्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू स्टडी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकिंग इनटू अकाउंट पास्ट एक्सपीरियंस एंड सजेस्टिंग अमेंडमेंट। स्वर्ण सिंह कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह जी। उन्हें यह रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी, तब उन्हें यह ड्यूटी दी थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करें। द कमिटी मेड सेवरल रिकमेंडेशन एंड इन 1976 it led to the addition of fundamental duties to the Indian Constitution, which incorporated under new article 51A। कमिटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। रिकमेंडेशन में क्या आया कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A के अंडर। इनिशियली ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1976। जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 1976 में। द कमिटी हैड रिकमेंडेड सेवरल मोर ड्यूटीज बट ओनली 8 ऑफ देम वर एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। कमिटी ने काफी सारे रिकमेंडेशन दिए थे, मगर कमिटी के केवल 8 ही रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुए थे उस टाइम पे। अब आप सोचेंगे कि 1976 में तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी, तो अब 2 फंडामेंटल ड्यूटी और किसने ऐड की? लेटर 2 more फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द गवर्नमेंट। जो 2 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी वो गवर्नमेंट ने ऐड की थी। ड्यूटीज रिकमेंडेड बाय द कमिटी दैट वर रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कुछ कमिटी सजेस्ट करे और वो ही गवर्नमेंट को सारी पसंद आ जाए, कुछ रिजेक्ट भी हुई। अब हम उन रिजेक्ट ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। इफ एन इंडिविजुअल फेल्स टू फुलफिल अ फंडामेंटल ड्यूटी, द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू डिटरमाइन पेनल्टीज और पनिशमेंट फॉर सच फेलियर। पहली जो ड्यूटी रिजेक्ट हुई थी उसमें यह लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो जाता है तो पार्लियामेंट उसके लिए पेनल्टीज डिसाइड कर सकती है, पनिशमेंट डिसाइड कर सकती है। ओके। सेकंड, द कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट क्वेश्चन द पनिशमेंट और लॉ रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, मीनिंग देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू पावर इन दिस रिगार्ड। कोर्ट ऑफ लॉ में जो पार्लियामेंट ने पनिशमेंट और लॉ बनाए हैं उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। थर्ड, द कमिटी हैड आल्सो रिकमेंडेड दैट एवरी इंडियन शुड पे टैक्सेस बट दिस रिकमेंडेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। कमिटी ने एक और रिकमेंडेड किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को टैक्स पे करना चाहिए, ये ड्यूटी भी डालनी चाहिए, कमिटी का ऐसा रिकमेंडेशन था, मगर इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में। द जस्टिस वर्मा कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 with the aim of creating awareness among the people about fundamental duties। जस्टिस वर्मा कमेटी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी को स्टैब्लिश करवाया था। उनका मेन एम था कि लोगों में फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज तो ऐड कर दी गई थी पर उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी कि अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी नहीं निभाता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, तो ऐसी पनिशमेंट तो थी नहीं, इसलिए ड्यूटीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं थी।
तो कमिटी का मेन पर्पस क्या था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। Even though fundamental duties were added to the Indian Constitution through the 42nd Amendment Act 1976, it was observed that there were no specific penalties for not fulfill these duties. वही बात है कि 42nd Amendment Act 1976 में ड्यूटीज तो ऐड कर दी, मगर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, उसके लिए कोई पेनल्टीज ही नहीं है, तो लोगों ने उसे ध्यान ही नहीं दिया, उसे इग्नोर ही करते चले गए। द कमिटी इन इट्स रिपोर्ट नोटेड दैट while there were no direct punishment for not fulfilling fundamental duties, there were already several laws in place that covered related issue. कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये डालते हुए कहा कि कोई डायरेक्ट पनिशमेंट तो नहीं है कि ड्यूटी नहीं निभाई तो इसके लिए डायरेक्ट पनिशमेंट है, लेकिन उन ड्यूटी से रिलेटेड कुछ लॉज बना दिए गए कि अगर आप इनको नहीं मानेंगे तो उसके लिए लॉज में पनिशमेंट दी गई है। कौन कौन से लॉज है, आइए उन्हें देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस एक्ट में अगर आप नेशनल फ्लैग को डिसऑनर करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिसऑनर करते हैं, नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो इस एक्ट में पनिशमेंट दी गई है। इस एक्ट के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी। वेरियस क्रिमिनल लॉ have been enacted which provide punishment to the people who encourage enmity between people on the ground of race, religion, language, etc. अब कुछ लोग होते हैं ना कि आपस के दूसरे लोगों में भेदभाव करते हैं रेस, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पर। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो हमारे बहुत सारे लॉज में इसके लिए पनिशमेंट है, जैसे 153A एक्सेट्रा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इंडियन पीनल कोड, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो उसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है, उनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स इसमें दी गई है। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, आइए देखते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को डिसऑनर, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी पहली ड्यूटी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम फाइटर। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो नोबल आइडियल्स थे, उनके जो विचारधारा थी हमारे देश को आजाद कराने के लिए, उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की जो सोवरेनिटी, हमारे भारत की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड रखना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है या कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि कंट्री के लिए हमें नेशनल सर्विस करना जाना पड़े, तो हमें जाना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांजिटिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन और सेक्शनल डाइवर्सिटी, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। हमें हमारे देशवासियों के प्रति भाईचारा रखना चाहिए, हमारे लैंग्वेज, हमारे जो एरिया है उससे ऊपर उठकर कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। और इस ड्यूटी में एक और चीज लिखी गई है कि हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे वुमेन की डिग्निटी को हार्म हो, उसे डेरोगेटरी लगे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। हमें कंपोजिट कल्चर के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना है, वैल्यू करते रहना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स,
rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करते रहना है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें क्या क्या आते हैं, रिवर, फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ और जो भी लिविंग क्रिएचर है उनको. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. हमें हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए. जैसे कोई रीति रिवाज जो हम फॉलो करते हैं उनके बारे में हमें इंक्वायरी रखनी चाहिए कि समय समय पर हम उनकी इंक्वायरी लेते रहें और अगर समय के अनुसार कुछ बदलना भी पड़े तो हम बदल पाएं. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजोर वायलेंस. हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस से दूर रहना है. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंट टू ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर्स एंड अचीवमेंट. हमें हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारा तो ग्रोथ होगा ही, साथ ही साथ कंट्री का भी ग्रोथ होती रहेगी. लास्ट, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आई थी, ये क्या कहती है? ये है पेरेंट्स और गार्जियन से रिलेटेड. इसमें क्या है? फॉर अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14. ये ड्यूटी ये कहती है कि पेरेंट्स और गार्जियन को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना जरूरी है कि वो 6 से 14 साल के बीच के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं. ये ड्यूटी तब एंटर की थी जब आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन डाला गया था. नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. अब कोई चीज आती है तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ क्रिटिसाइज करते हैं. तो अब हम उन्हीं क्रिटिक्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिटिसाइज किया. हम 3 मेन क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे. ऐसे तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए, पर जो 3 मेन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल. फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसेबल नहीं है, क्यों? मतलब उसकी अगर कोई ड्यूटी नहीं निभाता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, तो लोग उसे मानते नहीं है. मीनिंग दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट. इफ समवन फेल्स टू फुलफिल देयर ड्यूटी इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट. वही बात है कि कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है और अगर कोई फुलफिल करने से रह जाता है तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं हम कोर्ट में. नेक्स्ट, वेग एंड एम्बिगुअस प्रोविजन. बहुत वेग और एम्बिगुअस प्रोविजन ऐड किए गए हैं उसमें. जैसे इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ मेनी टर्म्स लाइक कंपोजिट कल्चर्स इन द ड्यूटी. जैसे एक कंपोजिट कल्चर टर्म ऐड थी ड्यूटी में. अब कोई कॉमन मैन कैसे समझेगा कि कंपोजिट कल्चर का क्या मतलब है? तो क्रिटिक्स ने यह कहा कि हमें इजी और सिंपल टर्म्स लिखने चाहिए जिससे कॉमन मैन को इजीली समझ आ पाए. ठीक है, अब हम लास्ट एक क्रिटिसाइज के बारे में बात करें. क्या कहता है? मैनी एसेंशियल ड्यूटीज आर येट टू इंक्लूड इन द फंडामेंटल लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. अभी भी बहुत सारी एसेंशियल ड्यूटीज है जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट में ऐड करना चाहिए. ठीक है, अभी तक सब क्लियर चल रहा है. चलिए अब हम आगे बात करते हैं. अब हम बात करते हैं केस लॉज के बारे में, जिससे हमें इजीली समझ आ जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं. पहला है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इस केस में यह हुआ था कि इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटी शुड बी व्यूड विद द सेम पर्सपेक्टिव एज फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. फंडामेंटल ड्यूटीज को सेम पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए जैसे हम फंडामेंटल राइट्स और DPSP को देखते हैं. ठीक है, जस्ट एज वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एंटाइटलमेंट एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, द सेम अप्लाइज टू द फंडामेंटल ड्यूटीज. जैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फंडामेंटल राइट और DPSP से रिलेटेड है, वैसी ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के लिए भी है. अब हम बात करते हैं बिजॉय एम्यूल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला.
इस केस में यह हुआ था कि 3 Jehovah Witness children were expelled from the school for refusing to sing the national anthem. A circular from the Director of Instruction Kerala mandated all students to sing national anthem. These children respectfully stood up but didn't sing due to the religious belief, which prohibited them from doing so. They were expelled, alleging a violation of fundamental duties and an offense under the Prevention of Insult to National Honor Act 1971. The Supreme Court overturned the High Court's decision, stating that no offense were committed as they showed respect by standing despite not singing the national anthem. इस केस में ऐसा हुआ था कि डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन केरला ने एक सर्कुलर निकाला था कि हर स्कूल के बच्चे को नेशनल एंथम गाना जरूरी है। तो 3 जो जिहोवा विटनेसेस के बच्चे थे उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया, लेकिन वो नेशनल एंथम के रेस्पेक्ट में खड़े हो गए थे। उन्होंने इसलिए नहीं गाया था क्योंकि उनका रिलीजियस बिलीफ अलाउ नहीं करता है। तो हेड मिस्ट्रेस ने उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया, कहा कि उन्होंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई है और उन्होंने ऑफेंस किया है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंदर। तो बच्चों के पेरेंट्स हाई कोर्ट गए और लेकिन सिंगल जज और डिवीजन बेंच ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया। फिर बच्चों के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट गए, आर्टिकल 136 के अंडर उन्हें जो पावर मिली है उसके बेसिस पर। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूरी कहानी बताई कि हमारे बच्चों ने नेशनल एंथम नहीं गाया, लेकिन वो उसकी रेस्पेक्ट में खड़े हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करते हुए कहा कि बच्चों ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, उन्हें स्कूल में वापस एडमिशन दिया जाए। ठीक है, इस केस में ऐसा हुआ था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इस चैनल पर और नए नए वीडियोस आते रहेंगे। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 100 लाइक रखते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।